नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके सुझाव मेरे पास आ रहे हैं, जो कि मेरा बहुत मनोबल बढ़ा रहे हैं। लगातार व्यूअर्स मुझे इस चैनल पर लिख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज एक बहुत खास मेहमान से इस चैनल पर मैं पहली बार बात कर रही हूँ। उनका नाम है सत्यपाल मलिक, जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, मोदी सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं। लेकिन जो संदर्भ है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट है सत्यपाल मलिक से बात करने के लिए, और वो ये है कि कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक किसानों के समर्थन में आ गए और अपनी ही मोदी सरकार की आलोचना करने लगे। तो मैंने सोचा कि एक ये विषय है जिस पर उनसे बात करनी है। और अभी जो हाल में हुए चुनाव हैं, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, उस पर भी हमें बात करनी जरूरी है। और सत्यपाल मलिक क्योंकि बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, तो मैंने सोचा आज मलिक साहब से बात की जाए। आज खुद हमारे साथ हैं वो। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण। और आशीर्वाद दीजिए सर इस चैनल को कि ये चैनल भी बाकी चैनल्स की तरह आगे बढ़े। और चैनल के लिए मैं हाजिर रहूंगा हर वक्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर, शुरुआत करते हैं इस बातचीत की कि जो कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक से ये कहने लगे कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो भाव मिलना चाहिए, बेसिक चीजें किसानों के लिए भी ये सरकार नहीं कर पाई है। शिवराज चौहान को वो एड्रेस करते हुए बोल रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि वो अचानक से मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये संकेत क्या है? क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किनारे लगा दिया है मोदी ने, या फिर मोदी से उनको ये संकेत मिल गया है कि अब आगे उनको कोई पद नहीं मिलने वाला है, इसलिए अब वो जी भर के अब मोदी सरकार की आलोचना करेंगे? खैर, मैं पहले तो बधाई दूंगा उपराष्ट्रपति जी को, चाहे जिस कारण से बोले हो बोले, और यही ना रुके वो, इसको प्रधानमंत्री के सामने बोले, अब जाके उनको कन्फ्रंट करें कि भाई क्या कर रहे हो किसानों के लिए। दूसरे कहीं कुछ हुआ है, वो इतनी आसानी से बोलने वाले नहीं थे। कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर मैं उसमें कोई अपनी तरफ से कोई चीज नहीं ऐड करना चाहता हूँ। बट देर आए दुरुस्त आए, जो बोले वो अच्छा किया। लोग कल ये भी कहने लगे कि अब जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक पार्ट 2 होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी है। मैं अपने रीजन से अपने तरीके से विरोध किया, उन्होंने अपने तरीके से किया है। और वो कितनी दूर तक, मैं तो जब प्रधानमंत्री से किसानों के सवाल पे मिलने गया तो इस्तीफा जेब में रख के गया था, और मेरी दो दो मिनट में ही तू तड़ाक हो गई थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसके 1 महीने बाद उन्होंने माफी मांग के वो कृषि कानून वापस लिए जिन पे झगड़ा था। तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर को कन्फ्रंट करेंगे तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। लेकिन मलिक साहब, आपको लगता है कि धनखड़ साहब को वाकई में मोदी जी ने किनारे लगा दिया है, या बहुत ही साइडलाइन हो गए? क्योंकि अभी हाल में भी उनकी बहुत ज्यादा सुनी नहीं जा रही थी, तो अब अचानक से उनका ये वीडियो आना, तो लोग तो इसमें मतलब निकालेंगे। लेकिन मैं कोई मतलब नहीं निकालना चाहता। लोग देखें कुछ क्या है, कुछ तो है। अब ये मुझे नहीं पता क्या है। जगदीप जी इतना आसानी से बोलने वाले नहीं थे सरकार के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ ना कुछ मोदी जी और जगदीप धनखड़ के बीच में गड़बड़ है। जरूर सरकार के और उनके बीच में। एक तो ये तो मुझे मालूम है, और ये मैंने देखा भी, उनको इग्नोर किया जा रहा था बहुत से मामलों में। जी, ठीक है। अच्छा, अब सर बात करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे की। हम लोग ये कह रहे थे कि देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ है सारा पब्लिक सेंटिमेंट, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो चाहे फिर महाराष्ट्र के चुनाव हो, उन सारे चुनाव में ये सारे मुद्दे मौजूद थे। लेकिन फिर भी बीजेपी को देखिए कितनी प्रचंड जीत मिली है। उसका कारण क्या लगता है आपको, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र? देखिए, कारण एकदम तो मैं नहीं कह सकता। मैं हरियाणा में ग्राउंड पे था और कैंपेन में था। कहीं भी ये लोग नहीं कहते थे कि वहां ये रेशो था कि कांग्रेस 60 और ये बीजेपी 20 सीट आएगी। लेकिन ये एकदम चमत्कार हो गया। क्यों हुआ मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ है इसमें। एक तो मशीनों का तो अपनी जगह ही है। लोगों, जब तक ये मशीन रहेगी लोगों का चुनाव पे कोई विश्वास नहीं रहेगा। अभी तो जापान ने भी बंद कर दी है, उनके यहाँ होता था। सब लोग छोड़ रहे हैं इसको। जो ये दूसरे इस दूसरे जी, दूसरे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि कम से कम महाराष्ट्र में
बहुत बड़ा रोल रुपए का हुआ है। मेरा एक जानने वाला लड़का है बंबई में, जिसको एक वोट के 5,000 रुपए मिले। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि कुछ जगह एक वोट के 10-10 हजार रुपए भी दिए गए हैं। ट्रक ओके। लोड्स ऑफ मनी दिल्ली से गया है और हम्म। बहुत बड़े पैमाने पर रुपया बांटा गया। हम्म। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है कि ट्रक भर भर के पैसे अगर बंबई गए हैं ताकि वहां लोगों को बांटा जाए पूरे महाराष्ट्र में, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना पैसा बीजेपी ने खर्च किया होगा चुनाव जीतने के लिए? कोई अंदाज नहीं है और कोई सीमा नहीं है। बीजेपी के पास इस वक्त जिस तरह का धन है उसकी कोई सीमा नहीं। आप उनके ऑफिसेज देखिए जो अभी हाल में 2 साल में उन्होंने बनाए हैं जगह जगह, बिल्कुल 5 स्टार होटल के बराबर बनाए हैं। लेकिन सर ऐसे चुनावी प्रक्रिया को क्या कहेंगे जब आप पूरा चुनाव आप पैसे के बल पर अगर लूट रहे हो, तो ये तो चुनाव को लूटना हुआ और ये लूटने का तंत्र बनाया है मोदी और शाह ने मिलकर। ये तो चुनाव को तो फार्स कर दिया, इन्होंने धोखाधड़ी कर दी है, उसमें कुछ बचा नहीं है। इसका तो एक ही तरीका है कि जनता सड़कों पे आ जाए, आंदोलन करे, लड़े झगड़े, तब ये सरकार जाएगी, वरना साधारण चुनाव से नहीं जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि साधारण तरीके से चुनाव लड़ना क्या अब भारत में असंभव है, एटलीस्ट जब तक मोदी असंभव, जी। बिल्कुल बिल्कुल असंभव। तो सर इसका काट क्या है? इसका काट मैंने बताया। एक तो देखिए, जो जिसकी खूबी है वो तो कहना पड़ेगा, बीजेपी का आदमी 24 घंटे पॉलिटिक्स करता है। बीजेपी के कितने अनुषांगिक संगठन हैं, वो मेहनत करते हैं। अपोजिशन के लोग कुछ नहीं करते, निकम्मे लोग हैं। तो इनको बदलना पड़ेगा, अपोजिशन के लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब उनसे मुकाबला कर पाएंगे, उनके धन बल से, जन बल से। नहीं, लेकिन सर अब जनता का आंदोलन कैसे खड़ा होगा? अब आप ये देखिए कि मरकड़वाड़ी जो महाराष्ट्र का गांव है, जहां पर एक मॉक पोल लोगों ने कराया, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भाई वहां पे ऐसा लगता है कि चुनावी मशीनों में गड़बड़ी हुई थी। तो जनता ने अपने आश्वासन के लिए कहा कि हम एक बैलेट पेपर से मॉक पोल कराएंगे, लेकिन आप देखिए वहां पे क्या हुआ, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया, उस पूरे मॉक पोल को कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी। इस पर क्या बताइए कहेंगे? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है? इससे तो अंदाजा लगता है ना कि गड़बड़ है। सर क्या आपको लगता है कि मोदी, शाह और राजीव कुमार, मैं राजीव कुमार का नाम बिल्कुल बेबाकी से मुंह खोलकर बोल रही हूं, कि उप मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी और शाह के साथ मिलकर क्या इस पूरे चुनावी तंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं कि चुनाव हो ही ना, कुछ ऐसा पैटर्न बना दो? नहीं, मैं इतनी दूर तक तो नहीं जाऊंगा, पर ये चाह रहे हैं कि चुनाव हो तो हमारे पक्ष में हो। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी अब जो अगली तैयारी मोदी जी की होगी 2029 की, कि हर राज्य में चुनाव को इसी तरह से लूट के बीजेपी के पक्ष में कर लो। उनकी तो तैयारी होगी, पर मुझे लगता नहीं वो उस वक्त तक रहेंगे। उनको बीच में शायद आरएसएस हटा देगा। लेकिन आप सर इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ने तो हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की बहुत मदद की, और राजस्थान में भी बीजेपी की बहुत ज्यादा मदद, सॉरी महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा बीजेपी की मदद किया, तो आरएसएस तो उनसे खुश है। बीजेपी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए नहीं। मोदी जी को पर्सनली उनकी एरोगेंस की वजह से आरएसएस, भागवत सब लोग नाराज हैं उनसे। तो आपको कौन लगता है कि मोदी जी को वाकई में हटा सकता है, मोदी और शाह दोनों को? मोदी जी को तो गडकरी जी हटा सकते हैं, अगर वो लाइन ले लेंगे तो। लेकिन उसकी संभावना अभी दूर दूर तक सर नजर नहीं आ रही है। अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगा। देखिए, एक वक्त तो ये भी लगता था कि इमरजेंसी के बाद मिसेस गांधी कभी नहीं हटेंगी, आखिर हट गई। तो ये हो जाता है, बहुत अप्रत्याशित चीजें होती हैं राजनीति में। लेकिन सर क्या चुनाव कराने का जो पैटर्न है, क्या आपने इसके पहले कभी देखा? बूथ कैप्चरिंग तो होती थी, लोग बूथ लूट लिए जाते थे, ये तो देखा था हमने। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं कि वोटर लिस्ट से 10,000 नाम गायब हो गए, महाराष्ट्र में ये सामने आया, 10,000 फेक वोटर्स को डाल दिया गया, एक ये है। चुनाव की जो मशीनें हैं उनकी बैटरी 100% बताई जा रही है। ये जी बहुत ही जी, अप्रत्याशित चीजें हो रही हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा यूपी के बाई इलेक्शंस में, मीरापुर में एक इलेक्शन हुआ, पोलिंग हुआ, जिसमें पूरे कस्बे की वोट
चूंकि मुस्लिम बहुल एरिया था, पुलिस ने लग के खड़े होके घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, घरों में कहीं मत जाइए, कोई वोट देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वोट पड़ गया, और उनके वोट डाल दिए कि नहीं वो लोगों ने। एक जगह आपने देखा होगा, वो तो बहुत दिखाया गया, जिसमें पुलिस वाला रिवॉल्वर निकाले हुए है और दो लेडीज जिद कर रही हैं हम वोट डालने जाएंगी। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये नया तरीका है बूथ लूटने का। तो इसको क्या एक पैटर्न बनाया जाएगा ताकि ये पूरा देशव्यापी इसी तरीके के पैटर्न से अब चुनाव नहीं, होंगे वो आने तो वाले? रूलिंग पार्टी खुद बोलती है, ये रामपुर पैटर्न है। रामपुर में वो नहीं हारते थे आजम खां, तो उनको इसी तरीके से हराया कि मुस्लिम वोट बाहर नहीं निकलने दिया। तो मुसलमानों को वोट देने के लिए निकलने नहीं दिया गया, पैसा दे दे के वोटों को खरीदा गया और जी वोटर जी लिस्ट में गड़बड़ी की गई। ये तो चीजें साफ नजर आ रही जी, इतनी बहुत है जिताने के लिए इनको। तो फिर इसका मतलब यह है कि अब जीतने के लिए चुनाव जब भी होंगे तो ऐसे चुनाव के कोई मायने हैं जहां पर आप वोटरों को पैसा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं और मुसलमान समुदाय को आप निकलने मत दीजिए वोट देने के लिए? देखिए, वो जो दो लेडीज हैं जो रिवॉल्वर वाले दरोगा के सामने अड़ी हुई हैं, उनसे मुझे आशा है जब लोग उस एटीट्यूड पे चले जाएंगे, चलाओ गोली हम हैं, उन्होंने कहा ना कि चलाओ गोली, तुम्हें गोली चलाने का आदेश नहीं है, तो इस एटीट्यूड पे जनता आ जाएगी तो हट जाएंगे। लेकिन मोदी जी को ये चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं कि ये चीजें उन्हीं के लिए बैकफायर कर रही हैं? ऐसा क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा है? अभी देखिए, आप पावर में चली जाएं, आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब पावर होती है तो आदमी उसी में मस्त रहता है। तो मोदी जी इस समय सत्ता में मस्त हैं। मस्त है, उनके बहुत सारे सुख हैं जो आप और हम जानते भी नहीं हैं, तो उसी में सुखी हैं। लेकिन सर कोई तो उनको एडवाइस दे रहा होगा ना, सही? एडवाइस तो वो किसी की लेते नहीं है, और किसी की हिम्मत नहीं है उनको कोई एडवाइस दे। लेकिन सर जो लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद ये कहा गया कि अरे बीजेपी तो अब धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन अब देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र जिस धड़ल्ले से उन्होंने जीता, ठीक है जम्मू कश्मीर और झारखंड इंडिया अलायंस के हाथों में चला गया, लेकिन जिस तेजी से उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीता, तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और प्रचंड हो गए, बीजेपी और प्रचंड हो गई है। वो नहीं प्रचंड हुए, उनकी टेक्निक प्रचंड हुई है, और वो टेक्निक सब जगह काम नहीं करेगी, वो एक्सपोज हो जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन सर अब आपको क्या लगता है कि आगे के चुनाव जो भी होंगे, चाहे वो अब दिल्ली का आने वाला चुनाव हो फरवरी का, या बिहार का चुनाव हो जो अगले साल अक्टूबर नवंबर में होगा, और आगे और भी राज्यों के चुनाव होंगे, इन चुनावों का अब क्या मतलब रहेगा? राजीव कुमार तो हट जाएंगे फरवरी में, लेकिन कोई दूसरा राजीव कुमार आ जाएगा, वो भी उसी तरीके से काम करेगा सत्ता के साथ मिलकर। तो ऐसे चुनाव के आगे सबसे बड़ी इस समय चुनौती क्या है, और चुनाव इसको कराने का मतलब क्या है फिर? मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये है कि पावर में रहना, हमको जिस तरीके से भी रह सकते हैं। अब इसको देखना अपोजिशन पार्टीज को, मुझे अपोजिशन पार्टी से शिकायत है कि वो कुछ नहीं करती हैं, संघर्ष नहीं करती हैं, सड़कों पे नहीं मिलेंगी कहीं भी आपको लड़ती हुई। और मैं तो उनको इतना बड़ा इशू दिया था पुलवामा का, उन्होंने टेकअप ही नहीं किया उसको। बिल्कुल। लेकिन सत्यपाल सर सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरे देश में मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? महंगाई बेरोजगारी तो हर टेन्योर में होती है, वो एक बड़ा मुद्दा बन ही जाता है, लेकिन मोदी जी के आगे ऐसा कौन सा मुद्दा रखा जाए जो कि उनके ऊपर हावी हो जाए? अब हमने लोकसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा देखा था, बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ गया था, सीटें बीजेपी की हुई भी कम, और कम्युनल पोलराइजेशन तब भी बीजेपी ने किया था। तो अब कौन सा ऐसा मुद्दा है? अब राहुल गांधी लगातार अदानी के मुद्दे को उठा रहे हैं, अब क्या अदानी का मुद्दा क्या कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को वोट दिलवाएगा? अकेले अदानी का नहीं, करप्शन का, जिस तरीके से जिस तरह लूट कर रहे हैं स्टेट से, चीफ मिनिस्टर से वसूली करते हैं, फिर अडानी को दे देते हैं, और चीफ मिनिस्टर्स को खुली छूट है भ्रष्टाचार करने की, जिसका मैं खुद गवाह हूं। और उनसे जो रुपया आता है वो अडानी के उसमें चला जाता है, चर्निंग मशीन में। तो मुद्दे तो 1001 हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी, बहुत सारी चीजें हैं। आपने कहा कि अदानी की चर्निंग मशीन में पैसा चला जाता है, ये जो अदानी की चर्निंग मशीन है, इसी चर्निंग मशीन से मोदी जी की सत्ता इस समय चल रही है।
नहीं, मोदी जी को तो अडानी तो एक चीज, अडानी तो एक अपना पैसा रखने की जगह है, उनकी तिजोरी है। बाकी सत्ता उससे नहीं चल रही, सत्ता तो सत्ता से चल रही है। कानून उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, फौज है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, सब उनके डिस्पोजल पे है। लेकिन अदानी को जिस तरीके से रिश्वतखोरी और घूसकांड में अभी पकड़ा गया है और यूएस में अब उनका ट्रायल भी शुरू होगा, 11 तारीख को उनको रिप्लाई देना है और 70 दिन उनके पास समय था। तो 20 नवंबर के आसपास ये रिपोर्ट आई थी जो इंडाइटमेंट रिपोर्ट है। तो आपको लग रहा है कि अगर अदानी डूबे तो मोदी जी भी साथ में डूबेंगे? काफी कठिनाई तो हो जाएगी मोदी जी के लिए भी, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मोदी जी तो अभी पूरी तरह से उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं हर लेवल पर। कब तक बचाते रहेंगे? अब वो तो वही बताएंगे कब तक बचाते रहेंगे। मैं क्या बताऊं। अनलिमिटेड तो कुछ होता नहीं है। इमरजेंसी में भी लोग कहते थे इंदिरा गांधी को कोई नहीं हटा सकता और सारी दुनिया डिमोरलाइज हो गई थी, लेकिन लोग खड़े हो गए और इंदिरा गांधी को भी हराया, संजय गांधी को भी हराया और बदल दिया लोगों ने। लेकिन राजीव कुमार के खिलाफ इतनी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस सामने आ रही हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? उनके खिलाफ ना कोर्ट्स कुछ बोलते हैं, चुनाव आयोग तो कुछ करेगा नहीं, और ना ही सत्ता उनके साथ अगर है तो कुछ करेगी। तो राजीव कुमार को कैसे हटाया जा सकता है? एक आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए या क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ आंदोलन तो कोई क्या करेगा, चूंकि इलेक्शन कमीशन है, एक स्वायत्त संस्था है, वो तो खुद ही हटेंगे या जब सरकार बदल जाएगी तो हट जाएंगे। सर, लेकिन चुनाव आयोग को स्वायत्त तब कहा जाए या ना कहा जाए? कहाँ है वो स्वायत्त? उसकी है स्वायत्तता तो नहीं खत्म। स्वायत्त, स्वायत्त नहीं है, लेकिन कहने को तो है। जब आप उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो लोग कहेंगे देखिए सब स्वायत्त संस्था को भी आप इसमें घसीट रहे हैं। नहीं, लेकिन सर स्वायत्तता तो से केवल नाम की है। अब तो जब हम्म, जो चुनाव आयुक्त है उनका जब सिलेक्शन और उनका जो पूरा अपॉइंटमेंट ही प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे में तो पूरा चुनाव आयोग की नियुक्तियां ही बिल्कुल इलीगल है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल है, सबको दिखता भी है, लेकिन वो तो हटेंगे तब, वो आंदोलन से नहीं हटेंगे, वो हटेंगे सरकार बदलने के साथ। लेकिन आपको लगता है, कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अब कम से कम विपक्ष को इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए राजीव कुमार के खिलाफ। आपको क्या लगता है? नहीं, इम्पीचमेंट मोशन तो जिसके खिलाफ लाना चाहिए वो कोई और है, और राजीव कुमार तो एक छोटी चिड़िया है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो इम्पीचमेंट मोशन किसके खिलाफ लाना चाहिए आपके हिसाब से? इम्पीचमेंट मोशन तो प्राइम मिनिस्टर के ही खिलाफ लाना चाहिए। ओके, तो ये तो बड़ी बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री को इम्पीच करना चाहिए। जी, ये कैसे होगा सर? हो जाएगा इम्पीच। क्या, प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो जाएं लोग, सड़कों पे निकल पड़े, संघर्ष करें, जेल जाएं, अपने आप हो जाएगा। कोई कागजी कार्रवाई से तो ये होता नहीं है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से मोदी जी अब ये कह रहे हैं कि भाई एक है तो सेफ है और एक है तो सेफ है का नारा दिया, उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कटोगे तो बटोगे, और अब हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर या शिवलिंग खोजा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? ये जो बीजेपी का जो देखिए, एजेंडा है, उस पर क्या कहेंगे? एक है तो सेफ है, ये खतरनाक नारा है। ये हिंदू कंसोलिडेशन का नारा है, जिसमें हिंदू तो कंसोलिडेट हो जाएंगे, लेकिन जो उसमें बैकवर्ड्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अदर कास्ट हैं, ये सारे लोग उसके चक्कर में चले जाएंगे और अपने अधिकारों को भूल जाएंगे। तो जब तक ये कौमें नहीं खड़ी होंगी, देश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिहाजा ये नारे जो हैं उनको बहलाने के लिए हैं, उनका इशू अलग करने के लिए हैं। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि अगर ये एसटी एसटीज और बैकवर्ड्स, आपने कहा कि अगर ये जब तक नहीं खड़े होंगे तो ये तो तब खड़े होंगे जब इनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, जैसे कि हाँ कास्ट हाँ, सेंसस नहीं बिल्कुल जा रही। बिल्कुल, क्योंकि इनके नेताओं को ये करना चाहिए और ये राइट टाइम है लड़ने का। क्योंकि ये नारा जो है ना, एक हो जाएंगे, एक हो जाओ, एक हो जाओ माने इनके इश्यूज छोड़ दो, और जो बड़े अदर कास्ट, बड़ी कास्ट के इश्यूज हैं या हिंदू के इश्यूज हैं, उन्हें लेके खड़े हो जाओ। जी। लेकिन महाराष्ट्र भी जिस तरीके से जीता गया, शिवसेना की पार्टी को खत्म कर दिया गया, वही शिंदे अब वापस बीजेपी के साथ है। क्या शिंदे को अब अंतोगत्वा बीजेपी निगल जाएगी, जैसे सारे अलाइज को बीजेपी ने खत्म किया है? वो तो अभी खत्म, तो अभी लग रहा है हो जाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी का जल्दी? तो
जल्द बीजेपी का तो ये तरीका है, जो उसके साथ आता है वो मरता है। तो शिंदे को आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लंबी इनिंग्स इनकी नहीं है? शिंदे को जो करना था उनने कर लिया, अब कुछ नहीं है उसका। तो नहीं, आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बड़ी स्थिर सरकार रहेगी, क्योंकि अजीत पवार एक बैसाखी है, शिंदे एक बैसाखी है, तो ये क्या बैलेंस वो बना तो के 5 साल चल पाएगी अदर सरकार? अदर अदर अदरवाइज भी फडणवीस के पास नंबर है, उसको कोई खतरा नहीं। ओके। और इन्हीं के एमएलए चले जाएंगे दोनों के। लेकिन आपके हिसाब से मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा क्या है सर? कोई खतरा नहीं है उनको। फिर तो वो बिल्कुल आजीवन अमर हो गए हैं, अमर प्रधानमंत्री। आजीवन नहीं, आजीवन कोई अमर नहीं होता है यहाँ। उनको खतरा अपने से है, अपने घमंड से है, जिससे लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। भागवत उनके क्यों खिलाफ हैं? ड्यू टू हिज एरोगेंस। आरएसएस उनके खिलाफ है ड्यू टू हिज एरोगेंस। अपनी पार्टी में लोग बहुत उनके खिलाफ हैं जो बोलते नहीं हैं। मैंने नहीं, ऐसे लेकिन मिनिस्टर्स देखे, जब इस स्टेज पे जाते हैं वो मिनिस्टर्स नमस्ते भी नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी को हटाना तो अभी तो फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है? नहीं, नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, 1 मिनट लगती है हटाने का, मोमेंट खड़ा होने में। पर हाँ, अभी मुझे नहीं लगता कुछ खड़ा होगा आसानी से। तो देश के हालात आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बहुत ही इस समय चिंताजनक हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से संस्थानों को खत्म किया जा रहा है? कितनी बड़ी वही चिंता वर्ड है? यूज किया आपने, वाकई चिंताजनक है। और इसको जितनी जल्दी देश के लोग समझें उतना अच्छा होगा। बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं। संस्थाएं खत्म हो रही हैं, संस्थाओं में सब जगह आरएसएस भर दिया गया है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी आरएसएस के लोग बिठा दिए गए हैं, और कहीं कोई मेरिट की बात ही नहीं बची है। तो ये देश के लिए चिंताजनक बात तो है ही है। सर, अंत में क्या कहेंगे? आखिरी सवाल बस आपसे, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से हो रहा है वो एक बहुत बड़ा विषय आ गया है कि भाई ये जो चुनावी मशीनों में गड़बड़ियां हो रही हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, और पैसे का जो खेल आप खुद बता रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा कि भाई 5,000 रुपए किसी को दिया, फिर 10,000 रुपए दिए। तो क्या ऐसे में चुनाव की जो पूरी जो प्रक्रिया है उसका मोदी जी ने क्या कर डाला है सर? और नहीं, कैसे वो तो चुनाव हो? सारे सिस्टम को करप्ट करके अपनी मुट्ठी में ले लिया है। लेकिन जब लोग खड़े होंगे, मैंने दिखाया ना आपको, एक खूब दिखाया लोगों ने टीवी पे, जिसपे एक दरोगा रिवॉल्वर निकाल के थ्रेट कर रहा है कि वोट डालने मत जाओ, और 2 लेडीज असर्ट कर रही हैं कि हम जाएंगे। तो जब इस तरह लोग खड़े हो जाएंगे तो कोई दरोगा या रिवॉल्वर काम नहीं करेगी। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू, सत्यपाल जी, थैंक यू शुक्रिया, सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।